ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अमर शहीद भगत सिंह की माता श्रीमती विद्यावती, जो जिन्हें जनवरी 1673 को पंजाब सरकार ने पंजाब माता के रूप में सम्मानित किया, फिरोजपुर में बनी शहीद भगत सिंह है राजगुरु एवं शहीद सुखदेव की समाधि, जहां इन तीनों बलिदानियों का अंतिम संस्कार किया गया था। निश्चित तारीख पर जत्था आया और गांव के बाहर ठहरा तो जत्थे के स्वागत में भगत सिंह ने जोरदार भाषण दिया, जिसमें शहीदों और क्रांतिकारियों की साफ शब्दों में प्रशंसा की गई थी। प्रतिशबाजी भी छोड़ी गई। भगत सिंह की यह हिम्मत देखकर गांव वालों पर छाया आतंक दूर हुआ और उन्होंने रातों रात मनोदूध, टोकरों में रोटियां और घड़ों दाल सब्जियां तैयार करके भगत सिंह के घर पहुंचा दिया। दिन निकलने से पहले ही भगत सिंह अपनी उम्र के कुछ लड़कों के साथ सारा सामान सिर पर उठाकर जत्थे वालों के पास पहुंचा आए। यही नहीं, दूसरे गांवों के लोग भी खाने पीने का सामान लाते और गन्ने के खेतों में निश्चित जगह पर रख जाते और जत्थे के लोग उठा लेते। जत्था एक दिन के बजाय 3 दिन ठहरा और तीनों दिन खाने पीने का सामान बराबर पहुंचता रहा। गांव भर में खूब धूमधाम रही। जब जत्था चला तो जत्थे वाले गा रहे थे, लाज रख ली भगत सिंह प्यारे ने लाज रख ली। उपरोक्त घटना से सरदार बहादुर दिलबाग सिंह की शान चूर चूर हो गई। उनके मन में बहुत गुस्सा था। कहते हैं कि उन्होंने सरकार पर जोर डाला कि भगत सिंह को जेल में बंद किया जाए। वारंट लेकर पुलिस दरवाजे पर आई तो वे पीछे की खिड़की से बाहर कूद गए और हाथ नहीं आए। भगत सिंह लाहौर से दिल्ली पहुंचे और दैनिक अर्जुन के संपादन विभाग में काम करने लगे। कुछ दिनों बाद फिर जब कानपुर पहुंचे तो गंगा में बाढ़ आई हुई थी। वे लोगों को बचाने और बसाने में जुट गए। अन्य अनेक क्रांतिकारी साथी भी वहीं थे। पार्टी को रुपए की सख्त जरूरत थी और डाका डालने के सिवा और कोई साधन भी नहीं था। कई छोटी बड़ी डकैतियां डाली गई, जिसमें कुछ में भगत सिंह ने भी भाग लिया, परंतु डाका डालना उनको कदापि पसंद नहीं था। सफलतापूर्वक काम करके लौटने के बाद भी वे बहुत देर तक परेशान रहते। एक तो उन्हें अपने ही लोगों को लूटना अच्छा न लगता, उनका मन इसके प्रति विरोध करता। दूसरे वे सोचते कि हमें तो जनता को साथ लेकर इस क्रांति को जनक्रांति बनाना है, पर इस तरह तो हम जनता से धौर दूर होते हैं। लोगों के मन में हमारे प्रति नफरत के भाव पैदा होते हैं। नौजवान भारत सभा श्री महावीर दी 0 जैन वाचनाबर श्री महावीर जी भगत सिंह कानपुर से लाहौर लौटे और पूरी शक्ति से नौजवान भारत सभा की स्थापना में जुट गए। इस काम में उनके प्रमुख साथी थे श्री भगवती चरण। 17 भगत सिंह का विचार था कि जनता को अपने साथ लिए बिना सशस्त्र क्रांति के लिए किए गए प्रयत्न सफल नहीं हो सकते, इसलिए क्रांतिकारी दल और जनता के बीच जो खाई है उसे भरना होगा।
सभी क्रांतिकारी साथियों का सहयोग इस संस्था को मिला और शीघ्र ही नौजवान भारत सभा की शाखाएं दूर दूर तक फैल गई। सभा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले शहीदों के बलिदान दिवस मनाने शुरू किए, जिससे शीघ्र हो जनवरी से जनवरी तक इस संस्था का नाम पहुंच गया। इस सभा के उद्देश्य थे: 1. समस्त भारत के मजदूरों और किसानों का एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना। 2. अखंड भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए नौजवानों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना। 3. ऐसे सभी आंदोलनों की सहायता करना जो सांप्रदायिकता विरोधी हों, तथा 4. किसानों और मजदूरों को संगठित करना। क्रांतिकारी दल के लिए जोशीले सदस्यों की खोज भी सभा का एक उद्देश्य था। इसी काम के लिए भगत सिंह ने लाहौर के विद्यार्थियों की भी एक यूनियन संगठित की थी, जो नौजवान भारत सभा का एक ही अंग थी। भगत सिंह के इन प्रयत्नों का उद्देश्य था जनता में राजनैतिक जागरण पैदा करना और उस जागरण का समय पर उपयोग करने के लिए क्रांतिकारी दल को मजबूत बनाना। इस सभा का नारा था: हिंदुस्तान जिंदाबाद। भगत सिंह अब पूरी तरह क्रांतिकारी कार्यों में जुट गए थे। उनका सारा समय नई नई योजनाएं बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, सभाएं करने, जुलूस निकालने में बीतता था। वे आज यहाँ थे तो कल वहाँ क्रांतिकारी दल को मजबूत करने के लिए देश भर में घूम रहे थे। मन में बड़े भारी मंसूबे थे, पर कई बार जेब में पैसा एक भी नहीं होता था। दिमाग भारत की स्वतंत्रता के सुंदर स्वप्नों से भरा था, पर पेट खाली था। कभी धसवार बेचकर रोटी के पैसे इकट्ठे किए, तो कभी चने चबाकर पानी पोकर ही सो रहे। उन्हें अपनी सूत्र ही कहाँ थी। वे तो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए दीवाने थे। 18/4 दशहरा बम कांड और उसके बाद 29 जुलाई 1927 को भगत सिंह अमृतसर स्टेशन पर उतरे। चारों ओर देखने के बाद कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है, वे स्टेशन से बाहर निकल गए। कुछ ही आगे बढ़े तो उन्होंने एक पुलिस वाले को अपनी ओर शरारते देखा। वे तेज चलने लगे तो वह भी तेज चलने लगा। वे दौड़े तो वह उनके पीछे दौड़ा, आगे आगे भगत सिंह और पीछे वह सिपाही। दौड़ते बचते एक मकान के बोर्ड पर उनकी निगाह पड़ी। लिखा था: सरदार शार्दुल सिंह एडवोकेट। भगत सिंह आंख बचाकर मकान के भीतर चले गए। एडवोकेट साहब मेज पर बैठे फाइलें देख रहे थे। भगत सिंह ने बड़े आराम से सारी बात उनसे कही और जेब से पिस्तौल निकालकर उनकी मेज पर रख दी। एडवोकेट साहब ने पिस्तौल मेज की दराज में रखी और स्वयं बाहर जाकर टहलने लगे। कुछ ही क्षणों में पुलिस वाला भी वहां आ पहुंचा। सिपाही के पूछने पर एडवोकेट साहब ने उत्तर दिया: हाँ श्राया तो था। एक नौजवान दौड़ा दौड़ा एक तरफ इशारा करते हुए बोले: उधर गया है। सिपाही उधर हो भागा। दिन भर भगत सिंह घर के भीतर रहे। रात को पिस्तौल वकील साहब के पास छोड़ छहराटा स्टेशन से रेल में बैठ गए। लाहौर स्टेशन पर उतरकर वे कुछ देर प्लेटफार्म पर खड़े रहे। पिस्तौल उनके पास थी नहीं, आठ वे निश्चिंत थे। जब कोई उनके पास नहीं आया तो वे स्टेशन से बाहर निकले और तांगे में बैठकर चल दिए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। रास्ते में कोई परिचित व्यक्ति मिल गया तो भगत सिंह ने इस बात की सूचना अपने पिता को भिजवा दी। 1926 में लाहौर में दशहरे मर गए थे और 50 से पार्टी कहती थी, और यह बात इस गिरफ्तारी का कारण था। दशहरा बम कांड के मेले में किसी ने बम फेंका था, जिससे 10-12 आदमी अधिक घायल हुए थे। आम जनता क्रांतिकारियों को बम सभी जानते थे कि क्रांतिकारी लोग बम और पिस्तौल से अंग्रेजों को डराना चाहते हैं। इसलिए सभी के मन में मेले को घटना के क्रांतिकारियों के संबद्ध होने का ख्याल आया। 19